जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो जो हमारा ये विषय है जैन धर्म और दर्शन, है ना? तो हमें इसमें सभी कुछ जानने को मिल रहा है। इसमें सब कुछ है, मतलब जो एक कह सकते हैं समराइज्ड फॉर्म में। अगर हम कहना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं कहीं से कि हम जैन धर्म को जाने, है ना, जैन धर्म कहता क्या है या जैन धर्म को हम लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ये इस तरह का शास्त्र जी है। ठीक है। तो हम अभी इस समय जो चल रही है हमारी चर्चा वो है अजीव तत्व के बारे में। ठीक। अजीव तत्व से पहले हमने क्या देख लिया ऑलरेडी? हमने जैन इतिहास के बारे में थोड़ा सा जाना था। जैन इतिहास मतलब कब से शुरू हुआ, तो कह लीजिए कि आदिनाथ भगवान के समय से, है ना? तो उससे पहले क्या जैन धर्म नहीं था? ऐसा नहीं, है ना। हमेशा जब भी काल चलता चला जा रहा है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही 24 ही रही है। उससे पहले भी 24 तीर्थंकर हुए, उससे पहले भी 24 तीर्थंकर हुए। ठीक। तो हर एक कह लीजिए कि एक काल होता है। काल मतलब एक समय, एक टाइम पीरियड, जिसमें कि 24 तीर्थंकर होते ही होते हैं। ठीक है। तो 24 तीर्थंकरों के होने का एक काल होता है, जैसे कि अभी ऋषभदेव से लेके महावीर भगवान तक का काल चल रहा है। ठीक है। तो अपने काल के बाद महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर थे, उनका शासन काल जब तक चलेगा चलेगा। उसके बाद नया फिर काल शुरू होगा। तब उसमें अनदर 24 तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है। जन्म लेंगे और केवली होंगे, अपना उपदेश देंगे, सबका कल्याण करेंगे। ठीक है। तो ये है जैन इतिहास कि जैन धर्म स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये अनादि निधन है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये एक तरह से जीव के मोक्ष की यात्रा को बताने वाला धर्म है। ठीक है। जीव अपनी मुक्ति कैसे पा सकता है, इसको दूसरा अगर हम नाम देना चाहें तो क्या कहते हैं? श्रमण, है ना। श्रमण साधना जो है वो जैन धर्म का ही दूसरा नाम कह सकते हैं, जहां पर कि एक श्रमण की तरह से जीवन व्यतीत करके ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जब तक हम रचे पचे हैं संसार में, जब तक हम अपनी गृहस्थी में रचे पचे हैं, जब तक हम कर्म बांध रहे हैं, तब तक हम मोक्ष की बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हम मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये नहीं कह सकते। ठीक है ना। और जब तक मोक्ष के रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे तब तक मोक्ष मिलेगा कैसे? ठीक है ना। तो ये सारी चीज हमें पता चलती है पढ़ने से कि अरे जैन धर्म है क्या। ठीक। फिर उसमें हमने स्टार्ट किया तत्व स्वरूप। तत्व क्या है, राइट। तो जो तत्व है उसका जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने बोल दिया कि मोक्ष, मोक्ष भी क्या है? एक तत्व है। ठीक है। तो अगर तत्व की जानकारी नहीं होगी तो हम कर क्या रहे हैं? मोक्ष किसे चाहिए, मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है, ये सारी जानकारी हम कैसे पाएंगे? ठीक है। तो तत्व की जानकारी हमने तत्व स्वरूप में जानी। ठीक। उसमें हमने देखा जीव का अजीव के साथ संबंध, राइट। और ये संबंध किस चीज का? अजीव की चर्चा में यहाँ पर कर्म की सारी चर्चा। कर्मों का हम आश्रव करते हैं, कर्म का हम बंद करते हैं, कर्मों के आने को हम रोकते हैं,
और कर्म जो बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा करके मोक्ष जा सकते हैं। तो ये जो नाम मैंने लिए अभी, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? ये 7 तत्व हैं, 7 तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है? तो इन्हीं तत्वों के लिए ही ये कह लीजिए कि सारा धर्म जो है बताया गया और लिखा गया, ठीक है? इस 7 तत्वों के लिए कैसे? कि जीव को मोक्ष चाहिए। मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि अभी वो कर्म से बंधा है, उसको फ्री होना है, ठीक है? तो यही 7 तत्व जो हैं, ये इसकी वजह से सारी सृष्टि चल रही होती है। तो उसके बाद फिर विवेचन आ जाता है द्रव्य का। द्रव्य क्या है? जो सृष्टि, जिसे हमने कहा, सृष्टि क्या बेसिकली 3 लोक, ठीक है? 3 लोक, जो आपने ये कभी-कभार ऐसा डायग्राम देखा भी होगा। कई बार बुक्स के ऊपर छपा रहता है, जिनवानी में छपा रहता है, फ्लैग्स पे रहता है, या कभी-कभी थाली वगैरह में भी बनाते हैं, राइट? तो ये क्या है? ये 3 लोक का नक्शा है। कहने को ये छोटा-सा कुछ दिखाई दे रहा है हमारे, लेकिन ये इतना बड़ा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जो छोटी-सी लाइन बीच में दिख रही है, ये ही अपने आप में 1,00,000 योजन का है, ठीक है? इतना छोटी-सी लाइन भी 99,040 योजन का होता है, और 1 योजन बराबर में अगर हम कहें तो 4,000 मील, ठीक है? 1 योजन बराबर में 4,000 माइल। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस छोटे से एरिया की इतनी ऊंचाई है, तो ये पूरा एरिया कितना होगा? वी कैन नॉट इवन इमेजिन, ठीक है? तो ये जो पूरा एरिया है, इसको लोक कहते हैं, ठीक है? 3 लोक जब हम कहते हैं ना, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, है ना? अ- अधोलोक में क्या है? हमने बहुत अच्छे से हम ये तो जानते हैं कि नरक कुछ होता है। तो नरक कहाँ होता है? अधोलोक। ऊर्ध्वलोक, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग, है ना? तो स्वर्ग कहाँ है? ऊर्ध्वलोक में, ठीक? तो फिर मनुष्य और तिर्यंच कहाँ है? मध्यलोक में। तो इस ब्लू लाइन के अंदर मध्यलोक है, ठीक है? तो वो 99,000 योजन जो दिखता है हमें, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो जो दिखता है हमें, वो बहुत बड़ा, मतलब ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये ही अपने आप में बहुत बड़ी है, जिसमें कि हम मनुष्य रहते हैं और तिर्यंच रहते हैं, ठीक है? तो इसकी चर्चा भले ही हम बाद में कभी करेंगे, कि फर्दर डिटेल लेट्स से कि अरे कितने स्वर्ग होते हैं, कितने नरक होते हैं, वो एक अलग चर्चा हो जाएगी अपनी, ठीक है? लेकिन द्रव्य जहाँ है, अगर हम जाने कि द्रव्य क्या है, तो 6 द्रव्य हैं, ठीक है? 6 द्रव्य हैं। तो 6 द्रव्य अम, बताए बताए थे अपन ने, पिछली क्लासेस में पढ़े थे 6 द्रव्य के बारे में। तो 6 द्रव्य क्या है? जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, ठीक है? तो ये जो 6 द्रव्य की बात हम करते हैं, तो जो ये लोक है, जिसको हम लोक कहते हैं, जहाँ जीव रहता है, ये 6 द्रव्यों से बना है, ठीक है? तो हमारा ये जानना, द्रव्यों को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो लोक है, ये 6 द्रव्यों से चल रहा है। इसमें और कुछ नहीं है, 6 द्रव्य हैं। वो अलग बात है कि हमारा देखने का नजरिया क्या है, हमें उसमें मनुष्य दिखते हैं, तिर्यंच अलग अलग दिखते हैं, घर दिखते हैं, गाड़ियां दिखती हैं, राइट? लेकिन अगर हम डीपली सोचेंगे, तो सारा का सारा किस चीज से बना है? पुद्गल से बना है, पुद्गल द्रव्य से, ठीक है? तो इसलिए द्रव्य को जाना, द्रव्य को जाना, फिर द्रव्य में पहला जो हमने बात करी, जीव, ठीक है? तो द्रव्य में पहला जो द्रव्य है वो है जीव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तत्व में भी जीव है और द्रव्य में भी जीव है। इसका क्या मतलब हुआ? कि जीव जो है उसका जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि जीव हम खुद हैं, जो हम हैं, इसलिए उसको जानना हमें बहुत जरूरी है, राइट? तो हम कह सकते हैं हु एम आई, वंस वी नो कि जीव क्या है, तो ये समझ लीजिए कि आधा धर्म आपने समझ लिया।
क्योंकि जीव और अजीव से ही मिलकर सारी सृष्टि चल रही है, हमारी भी और दूसरों की भी। ठीक है ना? तो जीव को जान लिया तो 50% धर्म जान लिया, अजीव को जान लिया तो 100% जान लिया। उसके बाद जानने के बाद क्या करना है? उस पे चलना है। उसने जो बताया है उस अजीव से दूर होना है। अभी हम क्या हैं? जीव जो है हम, वो अजीव के साथ मिले हुए हैं। ठीक है? तो जीव और उसकी विविध अवस्थाएं बताई। जैसे जीव क्या है ना? जीव अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। जीव क्या है? 5 इंद्रिय वाला है ना? तो ये सारी चीजें हमने जानी थी। संसारी है या मुक्त है, इस तरह से विविध अवस्थाएं। फिर अजीव तत्व में जीव और अजीव दो ही चीज हम कह सकते हैं मेन होती हैं, है ना? तो जो द्रव्य की जब हम चर्चा करते हैं 6 द्रव्यों में, तो जीव है। जीव को क्या कहेंगे? चेतन। चेतना है जिसमें, जो जानता है, जीवित है। ठीक? उसके अलावा जो 5 द्रव्य हैं, वो सब क्या है? अजीव हैं। ठीक है? तो अब हमारी जो चर्चा चल रही है वो है अजीव तत्व के बारे में, जिसके अंदर 5 क्या-क्या चीजें आ जाती हैं? हमारी आ जाती है पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। ठीक है? तो अब हमने जाना कि ठीक है, माना ये पूरा लोक जो है 6 द्रव्यों से बना है। जो चलते फिरते दिखते हैं हमें, वो जीव हैं। ठीक है? उसके अलावा भी कुछ है जो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन है ना? वो क्या है? आकाश। आकाश क्या है? जैसे एक खाली कमरा है ना? एम्प्टी रूम है कोई, तो आप क्या कहेंगे? बोलने चालने में आ जाएगा वो खाली कमरा है। लेकिन क्या वो वाकई में खाली है? नहीं। जैन दर्शन कहता है पूरा जो है रूम जो है वो आकाश द्रव्य से भरा है। आकाश द्रव्य हर जगह है। कुछ भी ऐसा नहीं है जहां आकाश द्रव्य ना हो। एंड दिस आकाश इज नॉट द सेम एज स्काई विच वी कॉल। ठीक है? तो कहने को ये शब्द सेम है। हम जब बोलते हैं ना आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो वो स्काई अलग चीज है। ये क्या है? आकाश, स्पेस। ठीक है? तो स्पेस हर जगह है। कमरे में स्पेस है, हम कमरे में गए, कमरे में जो स्पेस था उसने हमें जगह दे दी। कह सकते हैं ना ये, कि हमने उस कमरे में जो था थोड़ा सा स्पेस ले लिया। कहने में आता है ना सर? तो हमने वो स्पेस ले लिया या स्पेस हमें, आकाश द्रव्य ने हमें स्पेस दे दिया? जो रियलिटी है वो ये है कि आकाश द्रव्य जो है वो सबको स्थान देता है, जिसको कि टेक्निकल वर्ड में अवगाहन कहते हैं। सबको अव स्थान देने का काम जो है आकाश द्रव्य का है। ठीक है? तो आकाश द्रव्य हो गया। अब जो मनुष्य चलते फिरते दिखते हैं वो कैसे चल रहे हैं या रुक रहे हैं? वो धर्म अधर्म द्रव्य की वजह से रुकते चलते हैं। ठीक है? तो जैसे कोई उठकर अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे, तो आज की डेट में तो हमें बहुत इजी लगता है। लेकिन सोचिए अगर धर्म अधर्म जगह ना हो, जो कि इस ये जो शेप दिखाई दे रही है ना आपको, इसके बाहर धर्म अधर्म द्रव्य नहीं है। ठीक है? तो इसके बाहर इवन भगवान यानी तीर्थंकर भी जाना चाहे तो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि देर इज नो धर्म द्रव्य जिसकी वजह से कोई चल सके, कोई मूव कर सके। ठीक है ना? सिर्फ इस शेप के अंदर ही वो धर्म और अधर्म द्रव्य है। इसलिए 6 द्रव्यों की जब बात आएगी तो वो इस शेप के अंदर ही है। बाहर में फिर क्या है? बाहर में सिर्फ और सिर्फ आकाश है। ठीक है ना? तो इस जो पिक्चर बनी है इसको हम कह देते हैं लोकाकाश, और जो बाहर का है वो अलोकाकाश। ठीक है? क्योंकि लोक ये ही है और बाहर का फिर क्या हो गया? अलोक। लेकिन आकाश क्योंकि सारी जगह है तो क्या कहेंगे? अलोकाकाश। अलोक प्लस आकाश, अलोकाकाश। ठीक है? तो धर्म और अधर्म द्रव्य जो है वो इसके अंदर ही है। तो देव भी अगर मूव कर रहे हैं ऊर्ध्व लोक में तो धर्म अधर्म के कारण ही कर रहे हैं।
नरक में नारकी मूव कर रहे हैं तो वो धर्म अधर्म द्रव्य, और ऐसे ही मनुष्य और तिर्यंच मूव करते हैं तो धर्म अधर्म द्रव्य के कारण। ठीक है, तो जस्ट इतना ही जानिएगा कि धर्म अधर्म द्रव्य खुद से धक्का देकर किसी को नहीं चलाएंगे। ठीक है, चलना चाहे तो उसको सपोर्ट देंगे। ठीक। तो त्रस नाड़ी के अंदर ही 6 द्रव्य है। त्रस नाड़ी के अंदर ही 6 द्रव्य है ऐसा नहीं। ओके त्रस नाड़ी के अंदर त्रस जीव है। ठीक है, ओके। जब हम जीव की चर्चा पढ़ते हैं, विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं, तब हमने 2 तरह के जीव समझे थे, स्थावर और त्रस। ठीक है, त्रस वो होते हैं जो 2 इंद्रिय से लेके 2 सेंसेस से लेके 5 सेंसेस तक होते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रस नाड़ी है, जो जितने भी 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, वो इस एरिया में ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा समझाया। तो उसके बाहर क्या जीव होता है कि नहीं होता है? होता है। उसके बाहर क्या होगा? निगोदिया जीव होंगे। ठीक है, निगोदिया जीव यानी एक इंद्रिय जीव का ही वन ऑफ द फॉर्म है। ठीक है, वैसे तो एक इंद्रिय जीव और भी तरह के होते हैं, जैसे कि वनस्पति का एक जो होते हैं प्लांट्स, ये सब भी वन सेंसेस होते हैं। इवन हमारी जो वाटर है, फायर है ना, एयर है, और क्या हुआ, पृथ्वी, है ना। तो ये सब भी वन इन वन सेंसेस है। लेकिन जो जिसकी चर्चा हम करें, निगोदिया, वो प्लांट के ही फॉर्म में है, सबसे छोटा रूप। ठीक है, तो वो सारे पूरे के पूरे लोक में पाया जाता है। लेकिन जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये त्रस नाड़ी कहलाती है। नाड़ी या नाली जैसे होता है ना, तो वो जो नाड़ी है, सिर्फ उसमें ही मूविंग जो जीव होते हैं, जो मूव कर सके, वो इसमें ही पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमारी चर्चा चल रही है अजीव तत्व के बारे में, जीव के बारे में। सो हम्म, एक्सक्यूज मी, श्योर। सिर्फ वो जो आपने वो बताया ना बीच वाला जो लाइन, जो रेक्टेंगल पोर्शन है, क्या त्रसनाड़ी? हाँ, सो वहीं पे स्वर्ग, ऊपर की साइड पे स्वर्ग उसके अंदर ही रहता है, और द करेक्ट। फुल पेंटागन, जो फुल नहीं, फुल हेक्सागन है वो, पूरा बस इसी में ही रहता है। द रेक्टेंगल शेप थिंग। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि उसके बाहर त्रस नहीं हो सकता। ठीक है ना, और जो देव हैं वो पंचेंद्रिय हैं ना, 5 इंद्रिय हैं उनके पास, तो इसलिए। ओके, थैंक यू। एंड सेम अप्लाई टू नरक, नीचे की तरफ। ओके। ठीक। बहुत अच्छा। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ध्यान दे रहे हैं, एंड इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड कि किस स्पीड से या कैसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड हाँ, तो धर्म अधर्म के बारे में समझा हमने, आकाश के बारे में समझा। अब क्या रह गया हमारा? पुद्गल। पुद्गल हमने बहुत अच्छे से समझा था। पुद्गल जो होता है, कुछ भी जो दिखाई दे, ठीक है, वो पुद्गल है, कुछ भी। ठीक है, अब जीव के बारे में जब हमने समझा था, जीव के बारे में एक बहुत स्पेशल बात बताई गई थी कि जीव दिखता नहीं है, जीव अमूर्तिक है, इनविजिबल है। अगर जीव इनविजिबल है, तो हम जो ये फॉर्म्स देखते हैं, जैसे आप मैं हैं, हम भी तो दिखाई दे रहे हैं ना, तो फिर हम क्या देख रहे हैं? राइट। तो आंसर होगा कि जो कुछ भी दिखता है वो पुद्गल है। पुद्गल मतलब जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, और जो मैटर है बेसिकली, जिसमें खुद में कोई जान नहीं है, खुद में कोई जीवन नहीं है, अजीब है, लेकिन दिखने में आता है। एक ऐसा अकेला द्रव्य ऐसा है, पुद्गल एक अकेला द्रव्य ऐसा है जो दिखने में आता है। ना तो हम आकाश को देख सकते, ना धर्म अधर्म को देख सकते, ना काल को देख सकते, और ना जीव को देख सकते। ठीक है, तो 5 द्रव्य तो दिखाई नहीं देते, लेकिन एक अकेला पुद्गल ऐसा है जो दिखने में आता है। और ना सिर्फ दिखने में, टेस्ट में भी, है ना।
रूप रस गंध स्पर्श उसमें होता है। देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, है ना, और टेस्ट में भी आता है, और उसके पास कोई कलर भी होता है। ठीक, तो जो हम आप हैं, तो हम कैसे दिख पा रहे हैं? आप सोचिएगा, है ना? या कोई मेज कुर्सी दिख रही है, घर दिख रहा है, गाड़ियां दिख रही हैं, ये सब इसका मतलब क्या है? जीव तो दिखता नहीं है। इसका मतलब जो दिख रहा है वो सब कुछ अजीब है ना? तो इस जीव ने इन शरीर को धारण किया हुआ है, इसलिए वो जीव दिखाई देता है। कल को मैं लेट्स से मेरा जन्म कहीं और हो जाए, मेरा शरीर बदल जाएगा, राइट? तो मुझे दूसरे रूप में जाना जाएगा, ठीक है ना? तब मेरा ये शरीर नहीं रहेगा। तो अभी मेरी पहचान भले इस शरीर से है, फिर किसी और शरीर से होगी, ठीक है ना? तो लेकिन मैं ही रहूंगी, है ना? मैं मतलब जीव जो है मेरे अंदर, इस शरीर के अंदर, एक्चुअली मेरे अंदर नहीं कहना चाहिए, इस शरीर के अंदर जो जीव है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन ऊपर का जो शरीर है वो बदलता जाता है। और वो बदल जाता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई मृत शरीर पड़ा है, अगर मृत शरीर को जला दिया जाता है क्योंकि उसकी अब कोई यूसेज नहीं रहेगी, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो पुद्गल से बना था। अब जीव नहीं रहा तो अब उसकी जरूरत ही नहीं है, कोई यूज ही नहीं है उसका, सड़ेगा, वो डिटोरेट हो जाएगा, है ना? तो छह द्रव्य की जब बात आए, तो हमने कौन कौन से छह द्रव्य जाने, कोई बताएगा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हम्म, बहुत सुंदर। तो ये तो हुए जीव के बारे में, है ना? जीव जान लिया, पुद्गल जान लिया, धर्म, अधर्म, आकाश। अब है काल। काल, है ना? काल हम बड़े आराम से यूज करते काल वर्ड, या अरे बहुत समय हो गया, अब चलना चाहिए, हमारी क्लास का समय हो गया, समय हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को, है ना? लेकिन ये है क्या? काल भी एक द्रव्य है जिसकी वजह से ये सृष्टि चलती है। आप सोचिए कि जैसे अभी मैंने बोला कि इस चौबीसी से पहले भी चौबीसी थी, उस चौबीसी से पहले भी चौबीसी होगी, उससे पहले भी चौबीसी होगी। तो समझिए कि ये चेंजेस, चौबीसियां बदल रही हैं, चेंजेस हो रहे हैं हर तरफ। लेकिन कैसे हो रहे हैं? क्योंकि एक काल द्रव्य नाम की चीज है, जिसकी वजह से, जिसका बड़ा रोल है सृष्टि चलाने में, जिसका काम है परिणमन करना, चेंजेस लाना, ठीक है? तो दिन रात बदलते हैं, एक एक सेकंड, एक एक सेकंड्स का भी असंख्यातवां भाग जिसको समय कहा जाता है, राइट? वो सब कुछ चेंज हो रहा है, और उसी के साथ साथ आप देखिए हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं। ये क्या है? ये काल द्रव्य के कारण है। एक बच्चा बड़ा हो रहा है, क्या वो अचानक से बड़ा हो जाता है? सेकंड बाय सेकंड बड़ा होता है ना? तो किस कैसे हो रहा है? वो क्या है, वो क्या चीज है जो उसे बड़ा कर रही है, जो उसके अंदर चेंजेस ला रही है? काल द्रव्य। तो इतनी इंपॉर्टेंट ये द्रव्य है, जिसकी वजह से अगर सोचिए काल द्रव्य नहीं होता, तो जो 24 तीर्थंकर एक बार हो गए वो हो गए, या 24 भी नहीं हो पाते। जैसा है बस ये एक पिक्चर सी बनी रह जाती, कुछ मूवमेंट ही नहीं होता इसमें, है ना? सोचिए आप। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, कोई नरक में जा रहा है, कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई स्वर्ग से तिर्यंच बन रहा है, कोई वापिस से तिर्यंच से मनुष्य बन रहा है, सब में चेंजेस आ रहे हैं, है ना? हम जिस घर में रह रहे हैं, पहले कोई और रहता था, फिर आगे हमसे बाद कोई और रहने लगेगा। आप सोचिए कि हिस्ट्रियां क्रिएट हो रही हैं, हिस्ट्री पे हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। हम सिर्फ बुक्स में पढ़ते रह जाते हैं, मूवीज में देखते रह जाते हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है ना? वी आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड डे बाय डे, राइट? बिकॉज ऑफ काल द्रव्य। अदरवाइज सब कुछ स्टैटिक होता है, एक पिक्चर की तरह। जैसे एक पिक्चर खींच के छोड़ दिया, कोई चेंज नहीं है अब उसमें, है ना? तो
इस तरीके से अगर हमें ये जानकारी हो तो फिर हमारे अंदर जो है अलग तरह की सोच आ जाएगी। हमारे अंदर एक जो अहंकार होता है कि हमने किया, हम ये परिवर्तन लाए, हम परिवर्तन नहीं लाए, काल के कारण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है? तो ये काल द्रव्य क्या करता है? काल द्रव्य इस पूरे जो 3 लोक दिख रहा है ना ये, इस पूरे में एक-एक डॉट, 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 डॉट ऐसे है, ठीक है? जिसको कहते हैं कालाणु, काल का अणु, काल द्रव्य का अणु। और अणु हमने क्या समझा था? परमाणु, है ना? जो परमाणु का सबसे छोटा यूनिट होता है, दैट इज़ अणु, एटम, जिसको कि और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। तो काल जो है उसके यहाँ पूरे में, पूरे लोक में काल के अणु बिखरे हुए हैं। जैसे हम एक थाली में छोटे छोटे रेत के कण बिछा दें, वो अपने आप में इंडिविजुअल है लेकिन कंप्लीटली उस थाली को कवर किए हुए। ठीक है? तो इसी तरह से कालाणु भी इस पूरे लोक में एक एक सिंगल सिंगल बिछा हुआ है और उनका काम क्या है? परिणमन करवाना। ठीक है? चेंजेस करवाना। ठीक। तो काल द्रव्य रह गया था हमारा पढ़ने से। हमने उससे पहले आकाश तक सब पढ़ लिया था। तो काल द्रव्य क्या है? प्रत्येक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का हेतु है। यही वह द्रव्य है जिसके निमित्त से, निमित्त मतलब जिसके कारण से, द्रव्य अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर प्रतिक्षण नया रूप धारण करते हैं। यह भी आकाश की तरह, आकाश द्रव्य की तरह अमूर्त और निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब एक्टिवली नहीं करता, किसी को पकड़ के और चेंज कर दे। ठीक है? सिर्फ है, उसका होना ही चेंज लाना है। ठीक है? तो इसलिए उसका जस्ट होना ही इनफ है। उसको एक्टिवली किसी को कह के चेंज कराना है, ऐसा नहीं। ठीक। यह भी आकाश की तरह अमूर्त, अमूर्त मतलब इनविजिबल और निष्क्रिय है, किंतु उसकी तरह एक और व्यापक ना होकर असंख्य है। तो आकाश और काल में क्या डिफरेंस बता रहे हैं कि आकाश जो होता है, आकाश द्रव्य जो होता है वो एक है, ओनली वन। ठीक है? जबकि हमने काल को क्या कहा? काल के अणु जो हैं छोटे छोटे सारे में फैले हुए हैं। तो कितने हो गए? अनंत अनंत हो गए, है ना? और आकाश क्या है? एक है। एक मतलब जैसे हम ये कह लीजिए कि एक कपड़ा है और इनफाइनाइट है वो, कोई उसका एंड नहीं है, कोई स्टार्टिंग नहीं है ना? तो ऐसा वो आकाश है, सिंगल पीस। और उसका काम क्या है? सबको स्थान देते रहना। ठीक है? जबकि काल अणु का डिफरेंस बता रहे, पहले तो उनकी सिमिलैरिटी बता दी कि आकाश की तरह इनविजिबल है और इनएक्टिव है, लेकिन आकाश की तरह एक ना होकर असंख्य है, जो पूरे आकाश के प्रदेशों पर रत्नों की राशि की तरह भरे पड़े हैं। ठीक है? तो पूरे लोकाकाश में काल के जो अणु हैं वो चिपके हुए हैं या भरे पड़े हैं। आकाश के जितने प्रदेश हैं उतने ही कालाणु हैं। ठीक है? भले ही आकाश एक है लेकिन असंख्यात प्रदेश ही है। ठीक। और उनके हर प्रदेश पर एक एक काल का अणु है। ठीक। वर्तना यानी परिवर्तन इसका मुख्य लक्षण है। पदार्थों में परिणमन यह बलात् नहीं कराता। बलात् मतलब फोर्सफुली। ठीक। और परिणमन मतलब चेंजेस। ठीक है? पदार्थों में मतलब मैटर में चेंजेस जो होता है, किसी भी चीज में चेंज जो है ये फोर्सफुली नहीं करता, बल्कि इसकी उपस्थिति में पदार्थ स्वयं अपना परिणमन करते हैं। जैसे दही जमाया हमने, है ना? दूध में हमने थोड़ा सा जामन डाल दिया। अब हमें कुछ करना है क्या?
वो जामन अपना काम खुद करेगा, है ना, क्योंकि दूध में जामन है, उपस्थिति है, तो दही अपने आप जमेगा। ऐसे ही काल के अणु हैं, तो परिणमन चेंजेस अपने आप होंगे। मेक सेंस? यह तो कुम्हार की चाक के नीचे रहने वाली कील की तरह है, जो स्वयं नहीं चलती, ना ही चाक को संचालित करती है। फिर भी कील के अभाव में चाक घूम नहीं सकता। कभी आपने पोटरी करता हुआ वो देखा होगा, पॉटर, है ना, जब वो अपना पॉटरी बनाने के लिए घुमाता है उसको, तो उसकी जो सर्कल वाली चीज है जिसको चाक कहते हैं, है ना, वो आ, बिना कील के, जिसके ऊपर वो चाक रखी रहती है, पहले वो कील को घुमाता है। ठीक है, कील इस पे उसका सर पहिया या जो भी लगा हुआ होता है वो उसको घुमाता है, लेकिन कील के बिना चाक घूम नहीं पाएगा। सोचिए आपने आ, चाक को उठाकर और नीचे जमीन पर रख दिया, अब आप उसे घुमा पाएंगे क्या? नहीं घुमा पाएंगे। यू हैव टू हैव अ कील, समथिंग पॉइंटी, जिसके ऊपर आपने वो चाक रखा, अब आप उस चाक को घुमा रहे हैं, है ना, चाक उसकी वजह से घूम पा रहा है, कील की वजह से। तो सेम चीजेस कि काल बस है, ठीक है, वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बाकी सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, चाक के परिभ्रमण के लिए कील का आलंबन अनिवार्य है। काल द्रव्य की यही भूमिका है, मतलब यही काम है। परिणमनगत इस आलंबन को वर्तना कहते हैं। जो ये चेंज हो रहा है, इसी का नाम वर्तना है। ठीक है, वर्तना इज अ टेक्निकल वर्ड। तो वर्तना क्या मतलब? चेंजेस कराना। यह काल द्रव्य का मुख्य लक्षण है। इसे ही निश्चय काल कहते हैं। तो निश्चय काल मतलब जब हम दो तरह की तरीके से बात को कहते हैं। ठीक है, निश्चय मतलब होता है कि जो ओरिजिनल है, सत्य है। ठीक है, लेकिन हम हर टाइम तो सत्य वर्ड भाषा में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत चीजें व्यवहार में या प्रैक्टिकल वे में भी कहते हैं। जैसे कि आ, हम बोल देते हैं, अरे कितने साल हो गए इस बच्चे को जन्म हुए, है ना, साल में काउंट करते हैं, है ना। अगर हम निश्चय से देखें तो वो जीव की आत्मा के रूप में तो वो इनफाइनाइट काल से चलता चला जा रहा है, राइट। लेकिन व्यवहार में से जब हम बात करते हैं तो ये बच्चा इतने साल और इतने महीने इतने घंटे का हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब हम समय, पल, घड़ी, घंटा, मिनट ऐसी बात करते हैं तो ये क्या है? व्यवहार काल। ठीक, लेकिन जब हम चेंज की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइम से चेंज होता चला जा रहा है। जीव जो है अपना शरीर बदलता जा रहा है ना। तो ये क्या हुआ? ये जो चेंज आ रहा है ये काल की वजह से है। किस काल की वजह से है? निश्चय काल की वजह से। हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेस किया। ये निश्चय काल थोड़ा एक बरोबर मेरे को मालूम नहीं हुआ, अंडरस्टैंड नहीं हुआ थोड़ा। हाँ हाँ, तो थैंक यू जो सर। काल या समय की हम बात करते हैं, जैसे राइट। हमने कहा कि ये क्लास 6 बजे शुरू होगी, है ना, 6 बजे हमने एक व्यवहार काल यूज कर लिया। ये या 24 घंटा हमने बनाया ना, ताकि हमें बता सके कि किस समय पर हम अपनी आपस की चर्चा है, हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, तो हमने उस तरीके से बात करने के लिए घंटा, मिनट ये सब कर लिया डिसाइड, है ना। तो ये ये क्या तो व्यवहार कहलाएगा? हुआ। व्यवहार काल। हम्म, ठीक है, लेकिन चेंज जो, अगर हम ये घंटा मिनट ना भी लगाएं, ठीक है, तो भी क्या चेंज नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है ना। तो जो ओरिजिनल चेंज हो रहा है वो निश्चय काल है। ओके, बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक या है ना। और जो हम बात करने में चेंज करते हैं, अरे कल थी क्लास तो कल होगी क्लास, है ना, ये सब क्या है? ये व्यवहार काल है। या समझ गए।
ठीक है, तो समय जो है वो काल की सूक्ष्मतम इकाई है। सबसे छोटी इकाई यूनिट जो है वो समय है। एक पुद्गल परमाणु को मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जो समय लगता है, काल लगता है, उसे समय कहते हैं। तो कैसे बताया समय को? एक पुद्गल परमाणु, परमाणु की बात कर रहे हैं। परमाणु हमने क्या देखा था? परमाणु क्या है? पुद्गल की सबसे छोटी यूनिट। और सबसे छोटी यूनिट में बेसिकली जो हमें दिखने में जो माइक्रोस्कोप से भी पकड़ में ना आए, इतना छोटा वो एटम होता है। ठीक है, अब वो अगर मंद गति से, जितना स्लोएस्ट पॉसिबल है उसके पास, एक स्थान प्रदेश, प्रदेश क्या है? आकाश की सबसे छोटी यूनिट। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में जितना समय लगाए, काल लगाए, उसे क्या कहेंगे? समय। थोड़ा सा इसको आप विजुअल करके देखिएगा तो हम कहने में आ जाएगा, अदरवाइज ये सेकंड का असंख्यातवां भाग कह सकते हैं। समय इतनी छोटी यूनिट है। ठीक है। नया पुराना, बड़ा छोटा, दूर पास आदि का व्यवहार इस व्यवहार काल द्रव्य के ही आश्रित है ना। अगर ये काल व्यवहार काल नहीं हो तो हम किसको नई कहें, किसको पुराना कहें, है ना। हम कहते हैं ना, नए कपड़े, पुराने कपड़े, नया घर, पुराना घर, छोटा है अभी तो ये छोटा है, अभी ये बड़ा हो गया। तो ये सब कुछ जो है वेस्ट हो जाता, राइट। ये व्यवहार काल से सब कुछ चलता है। इसका अनुमान सौर मंडल एवं घड़ी आदि के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? व्यवहार के लिए बनाया गया। द्रव्यों के होने वाले परिणमन से भूत, भविष्य और वर्तमान का व्यवहार भी इसी काल के आश्रित है। इसे सभी दर्शनकारों ने स्वीकारा है। मतलब कि सिर्फ जैन ही नहीं, सभी फिलोसफर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं, किंतु कुछ इसे अखंड और व्यापक मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अखंड मतलब अखंड, अखंड मतलब जिसके कि टुकड़े नहीं हो सकते, जैसा कि आकाश। ठीक है ना, आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जैन शास्त्र कहता है कि काल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ऑलरेडी है। ठीक है, फिर क्या उस पे लॉजिक दिया जा रहा है? यदि ऐसा होता तो भिन्न क्षेत्रों में समय भेद नहीं देखा जाता। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर समय भेद नहीं देखा जाता। हम देखते हैं भारत में होने वाले समय और अन्य देशों में होने वाले समय में भेद दिखाई पड़ता है। यह काल द्रव्य की अनेकता का ही परिणाम है। मतलब क्या? कि जगह बदलने से समय बदलता है। ये इससे क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि काल के अणु वहां पर डिफरेंट है और भारत में डिफरेंट है, तो उससे क्या हो गया? समय में चेंज आ गया। ठीक है, यदि काल द्रव्य एक होता तो सर्वत्र यानी सब जगह एक ही समय प्रवर्तित रहता। मतलब इतनी ज्यादा चेंजेस आने की क्या जरूरत थी? कहीं पर विंटर्स हो रही होती है, कहीं पर समर्स हो रही होती है ना। सब जगह एक जैसा ही समय रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो काल जो है वो अखंड नहीं है। ये लॉजिक यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कालचक्र आ गया एक्चुअली, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। कुछ दार्शनिक निश्चय काल को अस्वीकारते हुए मात्र व्यवहार काल को स्वीकारते हैं, किंतु व्यवहार काल से ही निश्चय काल का अनुमान किया जाता है। जैसे किसी बालक में शेर का उपचार मुख्य शेर के सद्भाव में ही किया जाता है। ठीक है, कैसे? मतलब जैसे हम कभी कभी कह देते हैं मेरा बच्चा तो शेर है, शेर। अब शेर तो तभी कहेंगे ना जब वाकई में शेर नाम की कोई चीज है, शेर का एग्जिस्टेंस है, शेर की अपनी क्वालिटीज हैं, तब जाके तो हम उस बालक को शेर कह सकेंगे। करेक्ट?
तो आज हम अगर किसी चीज को टाइम कहते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस होगा, तभी जाके हम उसको यूज कर पाएंगे। तो निश्चय होगा तभी व्यवहार होगा। व्यवहार हमेशा निश्चय पर बेस्ड होता है। व्यवहार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा बिना निश्चय के। ठीक है, कोई वस्तु कोई सत्य होगा तभी व्यवहार होगा। ठीक है ना, तो ये भी बात हमें समझनी चाहिए। अब जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा वो है कालचक्र, जो कि अभी अभी आप लोग को थोड़ा सा बताया था। कालचक्र के कारण चौबीसी क्रिएट होती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि आगे आने वाली चौबीसी में जो श्री कृष्ण है या श्रेणिक राजा है, वो आगे आने वाली चौबीसी में तीर्थंकर होंगे। ऐसी कुछ सुनी होगी कहानी, है ना, राजा श्रेणी की या श्री कृष्ण के बारे में या लक्ष्मण के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में। तो ये सब क्या है, आगे होंगे। तो कैसे होंगे? तो जो समय है उसका चक्र चलता जा रहा है। ठीक है, एक काल चक्र पूरा होता है तो दूसरा क्रिएट होता है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर कैसे कहा है, और फिर हम जैन दर्शन का देखेंगे। जैसे व्यवहार काल की समष्टि ही युगों और कल्पों में समाविष्ट हो जाती है। मतलब कि युग बोलते हैं ना, युगों बीत गए, युग बीत गए, है ना। फिर हम बोलते हैं कल्प काल बीत गए। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन पहले के टाइम के लोग ऐसे ही बोलते थे। द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, सुना होगा थोड़ा बहुत, है ना। ये वर्ड भी सुने होंगे कभी कभी। तो ये जो है, ये वर्ड क्या है, ये भी एक तरह के व्यवहार काल है। ठीक है, तो अलग अलग वैदिक जो धर्म है, वेदों को मानने वाला वो वैदिक धर्म, तो उसमें कैसे बताया, उसमें काल के जो पार्ट किए वो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो आज का टाइम क्या कह दिया जाता है, कल युग का टाइम चल रहा। श्री कृष्ण का टाइम जो था द्वापर युग था। ठीक, उससे पहले त्रेता युग था। ठीक है, तो इस तरीके से वो वहां पर बताया गया। इन चारों युगों की कल्पना धर्म की हानि वृद्धि के आधार पर की जाती है। मतलब कि धर्म ज्यादा है तो कहेंगे त्रेता युग है या सतयुग है ना। धर्म कम हो गया तो कलयुग कहेंगे, है ना। इस बेस पर उन्होंने ये चार युग में काल को डिवाइड कर दिया, और युग जो है करोड़ों वर्षों का होता है। इसी प्रकार जैन दर्शन में धर्म की हानि वृद्धि के आधार पर काल चक्र का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा है, और काफी उसमें अपने जो क्लैरिटी है काल चक्र की वो आएगी। लेट मी सी, आई कैन ओपन। आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, राइट। तो एक सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, राइट। चक्र मतलब सर्कल होता है, राइट, और काल मतलब काल, समय, है ना। तो समय का एक चक्र है। तो क्या ये एक ही चक्र होता है? नहीं, एक चक्र खत्म होगा तो दूसरा चक्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो काल हमेशा चलता रहता है। तो ये जो काल चक्र है ये जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया काल चक्र है, जिसे हम अगली क्लास में और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही है, ये एक पूरा जो सर्कल है उसका आधा कर दो। ठीक है, तो आधा को नीचे की साइड जाता हुआ, आधे को ऊपर की साइड जाता हुआ। तो जब भी कुछ नीचे की साइड आता है तो हम क्या मानते हैं, पतन हो रहा है ना, डिट्रॉइट हो रहा है। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो सक्सेशन हो रहा है, बढ़ रहा है कुछ, है ना। तो इस तरीके से होता भी है। ठीक है, तो इसको अवसर्पिणी, और इधर से जो शुरू होगा उसको उत्सर्पिणी। अव मतलब कम होना और उत मतलब बढ़ना।
ठीक है। तो जो अभी चल रहा है वो अवसर्पिणी काल है, ठीक, जिसमें कि ये सेक्शन है, इसमें हमारे 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। तो इसकी और चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? जरूरी नहीं है कि इसी से टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ भी अगर आपको एनी काइंड ऑफ स्वाध्याय रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा हस्बैंड भी बोले ये साथ में। ओके, गुड गुड। आप अकेले नहीं सुन रहे हैं, आपके साथ में परिवार के और भी सदस्य सुन रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। राइट, वो ध्यान से सुन रहे हैं वो भी। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी नेक्स्ट वाल एवरी वेडनेसडे होता है ना? एवरी वेंसडे है। एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी मेनली कामिनी जी से, राखी जी एंड शशि जी, कि Okay. आप लोग को 5 PM अगर 1 घंटा और पहले करें क्लास तो चलेगा कि नहीं? दीदी मुझे चलेगा 1 घंटे पहले। राखी जी को चलेगा, कामिनी जी? शायद देखो, मुझे 1 घंटा पहले, सो इट विल बी 8 o'clock EST, राइट? करेक्ट, करेक्ट। या चलेगा, नो प्रॉब्लम। कामिनी जी? या चलेगा मुझे। ओके, It's 8 AM, 8 PM EST. 8 PM, यस। Yeah, okay. तो Yeah, no problem. ठीक है, तो आगे से फिर अपन इसको 5 PM PST एंड 8 PM EST रखेंगे, ठीक है? ठीक है, okay. ऑल राइट, वंडरफुल। तो अभी जिनवानी स्तुति करते हैं एंड फील फ्री So टू every Wednesday, right? Every every Wednesday. Wednesday 5 PM and 8 PM, yes. Okay, okay. So I will send a reminder, no worries. Mhm. चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो बुधो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। सभी 9 टाइम्स नमो का मंत्र पढ़ लें। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।